MP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग आंकड़ों का आलेखी निरूपण, क्या कह लीजिए ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, अध्याय 3 का हम लोग अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग आंकड़ों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं और इसमें बताया गया है कि भूगोल के अध्ययन उच्चावच, मृदा, खनिज, उपज, जनसंख्या, उद्योग और व्यापार को जो निर्जीव और दुरूह आंकड़े जुटाए जाते हैं, उन्हें आलेख, आरेख और लेखा चित्रों के माध्यम से चित्रांकन करके भौगोलिक अध्ययन को प्रायोगिक रूप में सुरुचिपूर्ण बनाया जाता है। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि आंकड़े जिन भौगोलिक तथ्यों की गुत्थी सुलझाते हैं, आरेख ही उन्हें बोधगम्य बनाते हैं। और इस प्रकार से आगे देखेंगे कि भ्रमित करने वाले, डराने वाले आंकड़े सांख्यिकीय तथा वितरण मानचित्रों के रूप में आलेख और आरेखों के रूप में बदल देते हैं। और इस प्रकार से आलेख, आरेख और लेखा ग्राफ वह प्रायोगिक क्रियाकलाप है जो चौंकाने और घबराने वाले आंकड़ों को चित्रमय, रुचिकर और पठनीय बनाता है। और आंकड़ों के साथ एकत्रीकरण, संकलन और प्रस्तुतिकरण के जो चरण जुड़े हैं, उनकी प्रतिक्रिया ही चित्रांकन है। और इस प्रकार से आगे हम कह सकते हैं कि आरेख, आलेख और चित्रांकन वे प्रक्रियाएं हैं जो तथ्यों को अर्थपूर्ण और तुलनात्मक बनाकर भूगोलविदों का उचित मार्गदर्शन करते हैं। इनको बनाने से समय और श्रम बचता है, साथ ही क्षमताओं में वृद्धि होती है और विविध संदर्भों को जानने और समझने में सुविधा होती है। और इस प्रकार से आगे है आंकड़ों का प्रदर्शन। आंकड़ों को आलेख, आरेख और लेखा ग्राफ के माध्यम से चित्रांकन की प्रक्रिया ही आंकड़ों का आलेखी निरूपण के नाम से जानी जाती है। और इस प्रकार से भूगोलवेत्ता, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता जिन तालिकाबद्ध आंकड़ों का उपयोग करते हैं, जन सामान्य को जानने और समझने योग्य बनाने के लिए उन्हें चित्रांकन विधि से प्रकट किया जाता है। और इस प्रकार से एक प्राचीन चीनी कहावत है, एक चित्र हजारों शब्दों के बराबर होता है। लेखाचित्र, रेखाचित्र, आलेख और आरेख वे उपागम हैं जिनमें गागर में सागर भरा है। इनके माध्यम से विविध आंकड़ों का दर्शन एक भौगोलिक सीमा में सुगमता से किया जा सकता है। और इस प्रकार से आंकड़ों का चित्रांकन एक ओर से नेत्रों को अच्छा लगता है और दूसरी ओर वह हमारी समझ को बढ़ाता है। इनके माध्यम से दो तथ्यों की तुलना करना सरल और सुगम हो जाती है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसी प्रायोगिक विधि है जिससे सीखकर विद्यार्थी उनकी छाप को दीर्घकाल तक अपने मन मस्तिष्क पर बनाए रखने में सफल होता है। भूगोल में प्रयोगात्मक ज्ञान प्राप्त करने
तथा आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए ज्ञान, समझ और कौशल की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे आलेखों, आरेखों और मानचित्रों के चित्रांकन के सामान्य नियम। ये सब नियम हैं: उपयुक्त विधि का चयन, उपयुक्त मापनी का चयन, अभिकल्पना, शीर्षक, निर्देशिका और आगे है दिशा। और इस प्रकार से आगे है आरेखों की रचना। आरेखों की रचना में नंबर 1 आयामी आरेख, दूसरा है द्विआयामी आरेख, तीसरा है त्रिआयामी आरेख। और त्रिआयामी आरेख में रेखा ग्राफ, दंड आरेख, वृत्त आरेख और चौथा है पवन आरेख, तारा आरेख, पांचवा है प्रवाह संचित्र। और इस प्रकार से रेखा ग्राफ, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं रेखा ग्राफ। इसमें तापमान, वर्षा, जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर और मृत्यु दर के समयबद्ध आंकड़ों को रेखा ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। और इसमें ये उसका डाटा दिया गया है। भारत में जनसंख्या वृद्धि 1921 से 2011 तक। इसमें एक कॉलम में वर्ष है 1921, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011। और इसके निचले वाले कॉलम में है वृद्धि दर प्रतिशत में। और इस प्रकार से इसको दिखाया गया है। रेखा ग्राफ की जो रचना विधि है वो इस प्रकार से है। इसमें आंकड़ों को सरल बनाने के लिए पूर्णांक में बदल देते हैं और आ बा पर अक्ष तथा बासा पर आधार खींच लेते हैं और आ बा पर जनसंख्या तथा बासा पर वर्ष दर्शाते हैं। और इस प्रकार से इसको हम इस आरेख को बना करके और हम समझने की कोशिश करते हैं। ये है रेखा ग्राफ की रचना। और इस प्रकार से ये इसको बनाया जाता है। और आगे हम देखेंगे बहुरेखा चित्र। बहुरेखा चित्र को इस प्रकार समझा जा सकता है कि दो या दो से अधिक चरों की तुलना हेतु बनाया गया रेखा चित्र बहुरेखा ग्राफ कहलाता है। और इस प्रकार से इसकी रचना विविध फसलों, जन्म दर, मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और लिंगानुपात आदि दिखाने के लिए अलग अलग आरेखों से की जाती है। और इसको ये उसके सारणी है, तालिका है। तालिका में इस प्रकार डाटा को दिया गया है और इस आंकड़े को इस प्रकार से इसको बना करके इसको विधिवत तरीके से दिखाया गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। दंड आरेख। आइए देखते हैं दंड आरेख, या इसको अंग्रेजी में बार डायग्राम भी कहते हैं। तो दंड आरेख को इस प्रकार समझा जा सकता है कि दंड आरेख या स्तंभ आरेख बराबर चौड़ाई के स्तंभ से दर्शाया जाता है। इसकी रचना करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना। इसमें पहला है, सभी दंड बराबर चौड़ाई के बनाए जाने चाहिए और सभी दंडों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। दंडों को रंगों और प्रतिछाया से आकर्षक बना देना चाहिए। और इस प्रकार से आगे देखेंगे हम लोग दंड के प्रकार, या कह लीजिए बार डायग्राम के प्रकार, जिसमें पहला है साधारण दंड आरेख, दूसरा है मिश्रित दंड आरेख, तीसरा है बहुदंड आरेख। और पहला है साधारण दंड आरेख, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि साधारण दंड आरेख तत्काल तुलना की दृष्टि से चढ़ते उतरते क्रम में
बनाई गई आकृति साधारण दंड आरेख कहलाती है और इसमें आंकड़ों का प्रदर्शन समय क्रम में अंतराल के अनुक्रम में प्रदर्शित किए जाते हैं। और इस प्रकार से तालिका 3.4 में दी गई भारत की विविध फसलों के उत्पादन के आंकड़ों को सरल दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये आंकड़े हैं, एक में है फसलें, चावल, गेहूं, मोटे अनाज, तिलहन, दलहन, मक्का और कपास, और दूसरी तरफ है उत्पादन 10 लाख टन में वर्ष 2001 की डाटा है। इस प्रकार से ये नीचे दिया गया है और इसकी रचना इस प्रकार से की जा सकती है कि चावल के लिए दंड की लंबाई, ठीक, इसका टोटल है, उसके बाद उसका 1 से डिवाइड किया गया है। ठीक, इसको हल किया जा सकता है और हल करने के बाद फिर इसको इसी तरह से सरल दंड आरेख या कह लीजिए बार डायग्राम को बनाया जाता है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे रेखा दंड आरेख। रेखा दंड आरेख माने इसमें औसत तापमान और वर्षा के आंकड़ों को रेखा और स्तंभ चित्र द्वारा प्रदर्शन के लिए बनाया जाने वाला आरेख रेखा दंड आरेख कहलाता है। और इसको इस प्रकार के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। तालिका 3.4 के अनुरूप अपने नगर के औसत मासिक तापमान और वर्षा के आंकड़ों के आधार पर रेखा दंड आरेख की रचना की गई है और इसमें नगरों का औसत तापमान और वर्षा को दिखाया गया है। ये माह है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के तापमान टेम्परेचर दिया गया है सेल्सियस में, यह वर्षा सेंटीमीटर में। और इसकी रचना विधि इस प्रकार है। अक्षरेखा पर मासिक औसत वर्षा तथा आधार पर माह और वर्षा दिखाई गई है, जबकि ऊपर रेखा के माध्यम से औसत तापमान प्रदर्शित किया गया है। ठीक, और इस प्रकार से इसको बनाया गया है अच्छे तरीके से। ठीक, और आगे है बहुदंड आरेख या कह लीजिए कंपोजिट बार डायग्राम है और इसमें भी तालिका बनाया गया है और तालिका में इस प्रकार से इसको दिखाया जा सकता है कि नंबर 1 है 1999 के लिए कच्चा कपास दंड की लंबाई, दूसरा है 1999 के लिए फसल एवं मेवे की दंड की लंबाई, तीसरा है 1999 के लिए दालों की दंड की लंबाई, पांचवा है 1999 के लिए कच्चा रेशम के लिए दंड की लंबाई, छठा है 1999 के लिए मसालों के लिए दंड की लंबाई। और इसको इस प्रकार से बना करके हम दिखा सकते हैं बहुदंड आरेख। ठीक, और अच्छे तरीके से इसको बना करके दिखाया जा सकता दंडाकृति। ठीक, और आगे है मिश्रित दंड आरेख। एक साथ कई चरों के प्रदर्शन हेतु बनाई गई दंड आरेख कृषि मिश्रित दंड आरेख कहलाती है। परिकलन करने की विधि। मापक 1 सेंटीमीटर बराबर 5 जन्म दर और मृत्यु दर मानकर प्रत्येक वर्ष के लिए दंड की लंबाई ये दिए गए। आगे हम लोग देखेंगे वृत्त आरेख। आइए देखते हैं वृत्त आरेख। उपलब्ध आंकड़ों के लक्षणों के आधार पर उसके कुल मूल्य का परिकलन करके वृत्त में प्रदर्शन करने की विधि वृत्त आरेख कहलाती है। इसमें वृत्त के चारों कोणों या कह लीजिए 4 समकोण के 360 के योग निम्नवत परिकलन किया जाता है। इस प्रकार है परिकलित करने का सूत्र। बराबर दिए हुए राज्य आवलिक प्रदेश का मान
गुणे 360 बटे समस्त राज्यों या आबलिक प्रदेशों का कुल मान। और इस प्रकार से आंकड़ा प्रतिशत में दिए जाने पर उसका परिकलन निम्न सूत्र के द्वारा किया जाता है। सूत्र इस प्रकार है, x का प्रतिशत गुणे 360 बटे 100। और इसका तालिका 3.7 सिंचित भूमि का क्षेत्र है प्रतिशत में, जिसमें क्रम संख्या 1 2 3 4 एक तरफ दिया गया है और बीच में है सिंचाई के साधन का नाम, जिसमें नहरें, कुएं, तालाब, अन्य और इसका योग दिया गया है नीचे। और अगले कॉलम में है सिंचित भूमि प्रतिशत में, जिसमें 40.0%, 21.7%, 10.3%, 28.0% और जिसका टोटल है 100%। और इस प्रकार इसका सूत्र इस प्रकार से इसको हल करने की विधि इस प्रकार से है। वृत्त आरेख में सिंचित भूमि के क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए उनके कोणों की गणना इस प्रकार की जा सकती है, जैसे है नहरों का सिंचित भूमि का कोण 40 गुणे 360 बटे 100, तो आ गया इसका बराबर 144.00 डिग्री। इसी प्रकार से कुओं का भी सिंचित भूमि का कोण 21.7 गुणे 360 बटे 100 बराबर 78.12 डिग्री। आगे है तीसरा है तालाबों द्वारा सिंचित भूमि का कोण बराबर 10.3 गुणे 360 डिग्री बटे 100 बराबर 37.08 डिग्री। और आगे है अन्य साधनों का सिंचित भूमि का कोण 28 गुणे 360 बटे 100 बराबर 100.80 डिग्री। और इस प्रकार से समस्त चरों के कोणों का योग है 360 डिग्री। और इस प्रकार से एक वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त बना करके इसको प्रतिशत के आधार पर सबको डिवाइड करके प्रदर्शित किया जा सकता है। एक में है नहरों का सिंचित भूमि सबसे अधिक है, और इस तरह से दूसरा है अन्य साधनों द्वारा सिंचित भूमि, और आगे है तालाबों द्वारा सिंचित भूमि, आगे है कुओं द्वारा सिंचित भूमि। ठीक, इस प्रकार से इसको बना करके दिखा सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्रवाह संचित्र। आइए इसको देखते हैं। प्रवाह संचित्र को इस प्रकार समझा जा सकता है कि आलेख और मानचित्र का गंगा जमुनी सम्मिश्रण प्रवाह संचित्र कहलाता है। इसे स्थानों और वस्तुओं के माध्य प्रवाह दिखाने के लिए बनाया जाता है, अतः इसे गतिक मानचित्र भी। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं यातायात मानचित्र, जिनमें यात्रियों और वाहनों की संख्या प्रदर्शित की जाती है, प्रवाह संचित्र का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। परिवहन सेक्टर में विविध यातायात मार्गों पर साधनों के घनत्व का दिग्दर्शन करने के लिए इन्हीं आरेखों का प्रयोग किया जाता है, और इसे 2 प्रकार के आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें पहला है वाहनों की गति की दिशानुसार वाहनों की संख्या और आवृत्ति, दूसरा है यात्रियों की संख्या अथवा परिवहन किए गए सामान की मात्रा। और इस प्रकार से आगे है प्रवाह संचित्र आरेख बनाने की आवश्यकता या महत्व, और इसके महत्व इस प्रकार हैं। पहला है यह 2 स्टेशनों को जोड़ते हुए वांछित मार्गों का दिग्दर्शन कराने के लिए आवश्यक है। दूसरा है इनका प्रयोग वस्तुओं, सेवाओं, वाहनों की संख्या, उत्पादन बिंदु, गतिक्रिया का प्रवाह दिखाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। इसमें जो मापनी चुनी जाती है वह यात्रियों की संख्या, वस्तुओं की मात्रा तथा वाहनों की संख्या दर्शाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। आगे है दिए गए रेल मार्गों के बीच की प्रत्येक पट्टी की मोटाई मापक के अनुसार बनाएं। थीमेटिक मानचित्र को समझते हैं। आइए देखते हैं। जो वितरण मानचित्र प्रादेशिक वितरणों और विविधताओं के प्रतिरूपों तथा स्थानों की विशेषताओं को दर्शाने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। और थीमेटिक मानचित्र निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी है
इसमें पहला है चुने हुए विषय से जुड़े हुए जिलों या राज्यों के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए। दूसरा है अध्ययन क्षेत्र के प्रशासनिक सीमाओं के रेखाचित्र मानचित्र बनाने के लिए। आगे है प्रदेश का भौतिक मानचित्र, जिसमें जनसंख्या का वितरण, परिवहन तथा भू आकृतिक मानचित्रों की बनाने की आवश्यकता नहीं। और इस प्रकार से आगे है थीमेटिक मानचित्र बनाने के नियम, और इसका नियम इस प्रकार है। मानचित्र पर संबंधित क्षेत्र का नाम अवश्य लिखना चाहिए। मानचित्र पर विषय को स्पष्ट करने वाला शीर्षक अवश्य लिखना चाहिए। आंकड़ों का संग्रह का साधन और वर्ष देना चाहिए। मानचित्रों में आवश्यक संकेतक, रंग, छाया आदि की सूचकों का विवरण देना चाहिए। थीमेटिक मानचित्रों की मापनी प्राण होती है, इसे स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिए। थीमेटिक मानचित्रों का वर्गीकरण, इसके वर्गीकरण इस प्रकार है। बिंदुकित मानचित्र, इसको डॉट मेथड। दूसरा है वर्णमात्री मानचित्र, जिसको कोरोप्लेथ मेथड। तीसरा है समान रेखा विधि या आइसोप्लेथ मेथड। ठीक, और आइए देखते हैं बिंदुकित मानचित्र या डॉट मेथड। जिन मानचित्रों में जनसंख्या, पशु, फसलों के प्रकार आदि के वितरण चुनी हुई मापनी के अनुरूप एक ही आकार के बिंदुओं द्वारा दिखाया जाता है, उन्हें बिंदुकित मानचित्र कहते हैं। इन्हें प्रशासनिक इकाइयों में अंकित किया जाता है। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कोरोप्लेथ मेथड या वर्णमात्री आरेख। वितरण मानचित्रों में किसी पदार्थ की औसत मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए छाया विधि प्रयोग में लाई जाती है, जिसे वर्णमात्री विधि कहते हैं। इस विधि में छाया अथवा रंगों की आभा के माध्यम से मानचित्रों में वितरण प्रदर्शित किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, ये देखिए, ये वर्णमात्री विधि के माध्यम से इसको बनाया गया है। ठीक, 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के घनत्व को दिखाया गया है भारत में। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग सममान रेखा विधि, जिसको आइसोप्लेथ मेथड कहते हैं। सममान रेखा मानचित्र बनाने के लिए आंकड़ों को समान मान वाली रेखाओं द्वारा प्रकट किया जाता है। इसमें आइसो का अर्थ बराबर या समान तथा प्लेथ का अर्थ रेखाएं होता है। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि समताप रेखा, समवायुदाब रेखा, समवर्षा रेखा, सममेघ रेखा, आइसोहेल या कह लीजिए समान सूर्य प्रकाश रेखा, समोच्च रेखा, समगहराई रेखा, समान लवण रेखा इनके प्रतिरूप। ठीक, और इस प्रकार से ये डाटा है, तालिका 3.14 है, इसके माध्यम से इसको बनाया गया है सममान रेखा विधि आरेख द्वारा। ठीक, और इसकी रचना विधि इस प्रकार है। मानचित्रों के न्यूनतम और अधिकतम मान निश्चित कर लें। आगे है अधिकतम और न्यूनतम मान की गणना करें। आगे है अल्प संख्या होने पर उन्हें पूर्ण संख्या में परिवर्तित करना। आगे है सबसे कम मान की सममान रेखा सबसे पहले खींचिए तथा उसी के अनुरूप दूसरी समान रेखा खींचिए। और आज हम लोग इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज हम लोग आंकड़ों का आलेखी निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के काफ़ी चीज़ों का हम लोगों ने अध्ययन किया। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।